थिएटर जो है उसे हम सोसाइटी का एक मिरर कहते हैं, तो आपके अनुसार वो क्या बताता है? सच, समाधान या सवाल? तीनों बताता है। सच भी बताता है क्योंकि जो घटनाएं उसके ऊपर दिखाई जा रही हैं वो समाज से ही उठाई हुई है, घटित हो चुकी हैं, हो रही हैं या ऐसी घटनाएं हो सकने की संभावना है, उन घटनाओं के ऊपर ही होता है, तो वो सच हो गई। नाटक के अंत में सोल्यूशन दिया जाता है, समाधान। और तीसरा वो होता है कि समाज के अंदर जो आप व्याप्त है, कुरीतियां है, दुष्टता है, शैतानी है, एक दूसरे को परेशान करने की चीज भावनाएं है। हमारा सुपरस्टार कौन है तुमको मालूम? कौन हो सकता है? गेस। सब पुराने एक्टर्स को मैं जा रहा हूं। टेल मी। अमिताभ बच्चन हो सकते हैं। तुम्हारे कौन है तुम्हारे लाइफ का सुपरस्टार? ऋतिक रोशन। मेरा सुपरस्टार कौन है? मेरे पिता, मेरे पेरेंट्स, ये लोग नहीं। इनकी आइडिया, इनके डायलॉग, इनके कपड़े, इनका रोल चेंज। मेरे पेरेंट्स का रोल एक, वो चेंज नहीं। थिएटर रहता है, उसमें कई सारी चीजें शामिल रहती है, निर्देशक की चीजें और भी कई सारी चीजें। तो आपके अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो क्या होता है थिएटर में? कथानक, कहानी। निर्देशक तो बाद में आता है, एक्टर बाद में आते हैं, शो बाद में आता है, रिहर्सल बाद में आता है, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले तो कथानक चाहिए ना। अगर वहाँ पर एक अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो स्क्रिप्ट आने के बाद हम डायरेक्टर खोजेंगे या डायरेक्शन खोजेंगे, और या तो फिर एक्टर खोजेंगे, फिर प्लेस खोजेंगे कहाँ पर रिहर्सल करें, फिर डेट डिसाइड करेंगे, प्ले करेंगे, फिर इनविटेशन छपवाएंगे, लोगों को बांटेंगे, बुलाएंगे, फिर आके लोग प्ले देखेंगे। तो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कथानक, स्टोरी, स्क्रिप्ट। Welcome to Rubru, the official podcast of St. Hema Jaipuria School, Banaras, Babatpur, where theatre reflects society and young mind learn to feel, think and express. I'm your host Vibhav and we are exploring theatre as a mirror of society, building confidence, empathy and social awareness in young mind. आज के हमारे इस विशेष संवाद के गेस्ट हैं डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी. Sir is a senior theatre and cinematic artist and also President Bhartendu Natya Academy, Government of Uttar Pradesh. थिएटर जो है उसे हम सोसाइटी का एक मिरर कहते हैं, एक दर्पण कहते हैं। तो आपके अनुसार वो क्या बताता है? सच, समाधान या सवाल? तीनों बताता है। सच भी बताता है क्योंकि जो घटनाएं उसके ऊपर दिखाई जा रही हैं वो समाज से ही उठाई हुई हैं, घटित हो चुकी हैं, हो रही हैं या ऐसी घटनाएं हो सकने की संभावना है, उन घटनाओं के ऊपर ही होता है, तो वो सच हो गई। नाटक के अंत में एक सॉल्यूशन दिया जाता है, समाधान। और तीसरा वो होता है कि समाज के अंदर जो आप व्याप्त है, कुरीतियां हैं, दुष्टता है, शैतानी है, एक दूसरे को परेशान करने की चीज भावनाएं हैं। फिर क्या था, वकील को दिखा दिए, दरोगा को दिखा दिए, डॉक्टर को दिखा दिए, गरीबों को दिखा दिए, उसको अपराधी बना दिए। तो कभी कहीं कुछ होता होगा, बहुत कम। लेकिन अगर ज्यादा उसको करके दिखा देंगे तो लगेगा कि ज्यादा हो रहा है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ से कुछ घटनाएं हो रही है। कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है। अब दूसरे रूप में आज की डेट में परेशानी होने लगी है। हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं, बैंक रॉबरी हो जा रही है, बेईमानी हो रही है, आपका फोन हैक करके आपको परेशान कर दिया। इनके ऊपर भी अब नाटक लिखे जा रहे हैं। तो अब जब इसका प्रदर्शन होता है तो ये भूतकाल की घटना वर्तमान बन जाती है। जैसे ही हम उसको प्रस्तुत करते हैं वर्तमान हो जाती है। अब वो नाटक पूरा समाज तो देख नहीं रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं, समाचार पत्र के अंदर उसका खबर छप गया, सबको तो पता चला नहीं। जिनको मालूम हुआ उनको मालूम हुआ, जिन्होंने पढ़ लिया उनको मालूम हुआ, उसका समाधान निकला। लेकिन एक कहीं ना कहीं से धीरे धीरे करके एक आंदोलन का रूप लेता है। और नाटक करने वाला जो कलाकार होता है, जो अभिनेता होता है जी, वो अभिनेता अपने अभिनय, अपने भाव, अपने व्यवहार से, अपने कैरेक्टर को जो पोर्ट्रे करता है उसके माध्यम से समाज की इन विसंगतियों पर प्रहार करता है कि इन विसंगतियों को दूर करो, दुष्टता को दूर करो। एक समय था जो बीच में काफी नाटक लिखे गए ऐसे गरीबी के ऊपर,
दहेज प्रथा के ऊपर, फिर बहुत सारे कॉमिक लिखे गए। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटक लिखे ज़्यादातर, तो वो बड़े राजाओं वाले, बड़े कॉस्ट्यूम ड्रामा थे। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्पार्टाकस। अब ये देखिए, स्पार्टाकस जो आया शेक्सपियर का, जी सर। उनके नाटक वहाँ से निकल करके चल के आए। तो हमारे नाटकों पर जब उनका प्रभाव पड़ने लगा, विदेशी रंगमंच का, तो हमारा नाटक भी धीरे धीरे रंगमंच परिवर्तित होने लगा, बदलने लगा। अब हम किस आईने को दिखाएंगे, आप किस आईने को देखेंगे? अगर हम अथेलो कर रहे हैं तो आप अथेलो देखेंगे तो आपके समाज में तो वो समस्या है नहीं ना। जी। आपके समाज में दूसरे तरह की समस्या है। मुगलों के समय में एक दूसरे को मार करके कब्जा कर लेते थे, गद्दी पर बैठ जाते रहे, राजपाट छीन लेते रहे। तो अब वो जब नाटक आप देखेंगे, जब आप तुगलक देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आगा हर्ष कश्मीरी जी का नाटक जब देखेंगे, गिरीश कर्नाड के नाटक देखें, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ का राइटर लिखता है यहूदी की बेटी, जब आप उसको देखेंगे तो आपको उस तरह से समाज की व्यवस्थाएं समझ में आएंगी। आप तो नाटक के इनके नाम भी नहीं सुन पाए होंगे। जी सर। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने, भारतेंदु बाबू ने बड़ा कंटेम्प्रेरी समसामयिक नाटक लिखा, और उनके नाटक आज भी घीसू माधव की कहानी, दो बैल की कहानी, परिवार के अंदर की चीज़ें आज भी प्रचलित है और आज भी स्थापित है, सत्य है। तो नाटक एक सशक्त माध्यम है समाधान देने के लिए, समाज को उसका आईना दिखाने के लिए। अब एक नाटक चल रहा है और किसी लड़की की शादी हुई है, विवाह होकर के वो ससुराल में आई है, आकर के रह रही है, और उसे सताया जा रहा है बिना वजह का। और जब उस घर की लड़की ब्याह करके दूसरे घर में जाती है तो वहाँ उसको सताया जाता है। अब समाज के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ वाले को समझ में आ रहा है कि मैं दूसरे की बेटी को सता रहा हूँ और मेरी बेटी वहाँ पर सताई जा रही है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही भोगदंड वहाँ पर उसको मिल रहा है। गलती दोनों की नहीं है, गलती हमारे सोच की है, अहंकार की है, बुद्धिहीनता की है, मूर्खता की है। लेकिन इसके कारण हमारे समाज के अंदर ये हो रहा है ना। तो अब इसको जब देखता है आदमी, इसको जब समझता है, तो बहुत सारे लोग ये प्रण करते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है। एक बच्चे को लेके उसके पेरेंट्स जा रहे थे कहीं भोज में खाना खाने के लिए, पार्टी में किसी, और अपनी माँ से, बूढ़ी माँ से कह के जाते हैं कि माँ तुम पास के भंडारे में खाना खा लेना, हम लोग जा रहे हैं, रात को बाहर से खा के आएंगे। कुछ दूर जाने के बाद वो बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है, पापा बड़ा होकर के मैं अपना घर मंदिर के पास बनवाऊंगा या अपने घर के पास मंदिर बनवाऊंगा। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, वाह कितना रिलीजियस है बच्चा, बड़ा सनातनी है, अच्छी भावना इसके अंदर है, ये मंदिर के पास घर या घर के पास मंदिर बनवाएगा। कि अच्छा बेटा, ये तुम्हारे अंदर कैसे भावना आ गई कि पापा जब बड़े होने के बाद मैं बाहर खाने जाऊंगा तो आपको भी तो भंडारा खाने मंदिर जाना होगा। अब उस छोटे से बच्चे ने समाज के हिसाब से बहुत बड़ा चाटा मारा अपने पेरेंट्स को, एक लेसन दिया, एक समाधान दिया कि जो तुम करके जा रहे हो, जो किताब तुम लिख रहे हो, आने वाले दिनों में उसको तुम्हें ही पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए तैयार रहो। पेरेंट्स समझदार थे, उन्हें समझ में आया कि इस बच्चे ने क्या कहा है। वो वापस लौट करके आ गए घर में और माँ से उन्होंने कहा कि माँ हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब घर में ही बनाएंगे खाना, घर में साथ बैठ करके खाएंगे। आप सोचिए कि इस तरह से थिएटर, कहानी, कथा हमें आईना दिखाती है, हमें अपनी सच्चाई से रूबरू कराती है और उसके बाद एक समाधान देते हैं कि ये समाधान है, आप इसको देखो, आप इसको समझो, आप इसको महसूस करो। एक पिता बुजुर्ग हो जाता है और वो पिता बैठा हुआ है, उसके बच्चे नौजवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं। उसे खांसी आती है तो रात को नींद नहीं आती बच्चों को, वो कहते हैं कि मुंह में कपड़ा ठूंस करके सो। पिता कहते हैं कि घर से बाहर जब निकलो फालतू की लाइट बंद कर दो, दरवाजे के पल्ले से किड़किड़ किड़किड़ की आवाज आती है, उस पर तेल डालो, मेरे चश्मे की डंडी टूट गई उसे बनवा दो,
धागा बांध करके मैं कान पर लपेट करके उससे पढ़ता हूँ। कभी कुछ खाने का मन करता है तो कुछ ला करके खिला दो। कई दिनों से दवा नहीं आई है। खांसी की शीशी जो थी हाथ से गिरकर टूट गई है, दवा गिर गई, फिर से एक दवा ला दो शीशी की, खांसी ठीक हो जाए। बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, आ जाएगी। वहां नेगलेंसी है, वहां अपने काम को प्राथमिकता दे रहा है। बेटा चला जाता है। कान से कम सुनाई देता है। एक बार जब पिता सुन नहीं पाते तो दूसरी बार बेटा कहता नहीं है। ये समाज की बात कर रहा हूं मैं, सोसाइटी की बात कर रहा हूं, और बहुत क्लोज रिलेशन की बात कर रहा हूं, पेरेंट्स की बाप और बेटे की। आम पब्लिक की बात तो बात की बात है, पहले यहीं से शुरू होती है। स्टोरी बिगेन फ्रॉम सेल्फ, यहीं से कहानी शुरू होकर के जाती है। वो पिता कहता है, ठीक कहते हो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। क कैसे लिखा जाता है कई बार तुम्हें बताया। अ से आम होता है, अ से अनार होता है, कई बार समझाया, कई बार लिखवाया। आज एक बार नहीं सुन पाता हूं तो तुम दूसरी बार नहीं बोलते हो। अखबार के पन्ने फड़फड़ाते पड़े रहते हैं, समेटने का समय नहीं होता तुम्हारे पास। रात को खांसी आती है तो कहते हो मुंह में कपड़ा ठूस लो। चश्मे की डंडी टूट गई है, बनवाने का समय तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे लिए अपने पैसे काट करके, अपनी जेब काट करके चप्पल लाता था। आज रबड़ की चप्पी, उसकी टुंडी टूट गई है तो उसे नहीं बनवा रहे हो। तुम्हारी मां कहा करती थी कि बुढ़ापे का सहारा छोड़ करके जा रहे हैं। झूठ बोलती थी, चली गई छोड़ करके। आज वो सहारा न मेरा सहारा बना है और न मैं ही उसका सहारा बन पा रहा हूं। ये दर्द है उस बाप का। अब आप कहेंगे कि ये कहां पर दिखता है? जब सोसाइटी में चलेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे की झिल्लियां उतारेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा, बुजुर्ग के अंदर की वो तड़प दिखाई देगी। आज पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं, बच्चे घर छोड़ करके चले जा रहे हैं। ठीक उसी गौरैया की तरह से, ठीक उसी चिड़िया की तरह से, कि पंख जिस दिन आते हैं बच्चे उसके चिड़िया के घरौंदा छोड़ के भाग जाते हैं। बड़े बड़े घर सूने पड़े हुए हैं, उनके घर में रहने वाले लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वही लायक बना रहे थे और उनके बच्चे उनका घर छोड़ करके चले गए। अब ये कथानक में आएगा, इस समाज के अंदर दर्पण दिखाएगा, समाज को दिखाएगा, देखो तुम कौन हो, क्या हो। एक बहुत अच्छी कहानी हमारे पास आई है। एक लड़का इंजीनियर बन जाता है, पिता को छोड़ करके चला जाता है, अमेरिका जाकर के रहता है, स्टेट में। और बाप जब बुलाते हैं, बेटा आजा आजा, मुझे तेरी जरूरत है, तो कहता मैं आ ही नहीं सकता। एक रोबोट बना करके भेज देता है पिता के पास और कहता है ये रोबोट लीजिए, ये आपका पूरा काम करेगा, जितनी चीजें आप मुझसे चाहते हैं ये सब करेगा, पूरे बाजार से सामान लाएगा, सब कुछ करेगा, आपका पूरा काम करेगा। पिता के पास रोबोट आ जाता है। रोबोट आकर के सारा काम कर रहा है, लेकिन वो भाव कहां से लाएगा, वो फीलिंग्स कहां से लाएगा, वो वर्ड्स कहां से लाएगा जो वो अपने बच्चे से वो बाप सुनना चाहता है, वो नहीं बोल सकता, तो उसको कह नहीं सकता। लेकिन धीरे 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 पिता उस रोबोट को ही अपना बेटा मान लेते हैं। आज हम एआई की तरफ जा रहे हैं। किस तरह से अपने को, परिवार को पाल करके बड़ा करेंगे? छोड़ करके जो चला जा रहा है, लौट करके आ नहीं रहा है। जब लौट करके आ रहा है तो नाक बंद कर ले रहा है, चेहरा ढक ले रहा है, उसे पोल्यूशन नजर आ रहा है, उसे डर्टी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। चीजें बदल गई, रूप बदल गया, व्यवहार बदल गया। अरे तुम पैदा कहां हुए? इसी माटी में, इसी जगह पे पैदा हुए, यहीं खेले, यहीं गोद में उछले हो तुम, यहीं तुम्हें संभाला गया है। हवा में उठा करके जब बच्चे को ऊपर उछाल दिया जाता है, वो खिलखिला के हंसता है। उसे मालूम है कि उसे पकड़ लेने वाले दोनों हाथ नीचे मजबूत खड़े हैं जो उसे संभाल लेंगे। और जब वो बड़ा हो जाता है
तो पूरी भावनाओं को ही उछाल देता है और उसे मालूम है कि इस भावना को संभालने वाला कोई नहीं है। ये नीचे गिरेंगे, जमीन पर गिरेंगे और टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएंगे, और वही हो रहा है। तो ये समाज को दिखाने की जरूरत है और समाज इसको देखता है और दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही समाज के अंदर बैठे लोग इस कहानी को देख करके अपनी जिंदगी की कहानी से दो चार होते हैं तो शर्मिंदगी हो जाती है उस पल के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही शर्मिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे स्मशान घाट पर जो आदमी साथ में जाता है वो दार्शनिक बन जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे लगता है जीवन व्यर्थ है, बेकार है, यहां पर तो हर एक दिन आदमी को आकर के चले जाना है, राख बन जाना है। पूरी ताकत, पूरा ओहदा, पूरा पैसा, पूरा संपत्ति, सब कुछ तो व्यर्थ बेकार है। इतना बड़ा भवन बना लिया, इतना आलीशान बनवा लिया, महंगी से महंगी गाड़ी रख ली, इतने सारी ज्वेलरी रख ली, ब्रांडेड कपड़े सारे रख लिए, सब बेकार पड़े रह गए, कवर्ड के अंदर अलमीरा में पड़े रह गए। सब छोड़ करके आया और निकल करके चला गया, राख बन गया, पानी में बहा दिया गया। जीवन बेकार है, लड़ाई झगड़ा बेकार है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। सीढ़ी चढ़ करके जैसे ही उस स्मशान से बाहर निकल करके आता है, उसे याद आता है टेलीफोन के ऊपर हमें उससे बात करना है, उससे मीटिंग करना है, उससे पैसे लेना है। ये डुअल चरित्र है हमारा। हम अपने से अपने ऊपर रख करके आईना नहीं देखते। जिस दिन हम खुद आईना देखने लगेंगे, हमें जिंदगी का नाटक दिखाई देने लगेगा। नाटक सिर्फ वही नहीं है जीवन का जो मंच पर जाके खेला जाता है, किसी एक भवन के अंदर खेला जाता है। जिंदगी का नाटक सोकर उठने के बाद और रात को बिस्तर पर जाने के बीच में हजारों बार खेला जाता है। हम तरह तरह के डायलॉग बोलते हैं जिन डायलॉग का महत्व वजूद नहीं होता। बहुत सारा झूठ बोलते हैं, बहुत सारा सच बोलते हैं। हम चाहते आपसे प्रेम से बात करें, लेकिन हम आपसे प्रेम से बात नहीं कर सकते हैं। हम आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे प्रेम से बात करना नहीं चाहते हैं। चेहरे पर वो भाव ला करके दिखा के बात कर रहे हैं। कोई दो रहती हैं सहेलियां, और एक के पास दूसरी आ रही है, वो बोल रही है उसको, देखो फिर से आगे करमजली सुबह सुबह कुछ न कुछ मांगेगी। वो अनवांटेड गेस्ट है, वो नहीं चाह रही है कि वो वहां पर आवे, लेकिन वो आगे द्वार पर, और आकर के उसने कहा, हेलो, हाँ बोलो बहना। आवाज बदल गई, भाव बदल गया। ये मुखौटा आ गया, ये अभिनय का, ये क्या प्री डिसाइडेड है? नहीं है। इसका कथानक तुरंत लिखा गया, स्क्रिप्ट जिंदगी के नाटक में लिखा गया। हाँ बताओ कैसे हो, क्या हो? वो थोड़ा सा दूध चाहिए था, दूध नहीं था, नहीं तो हम चाय बना लेते, इनको जाना है ना ऑफिस, थोड़ा दूध चाहिए। ओ, मैंने तो अभी दूध खत्म कर दिया, मुन्ने को पिला दिया। अब आप देखिए अनवांटेड गेस्ट को किस तरह हम रिसीव कर रहे हैं और अपनी बात को किस तरह कह रहे हैं, और अंदर हमारे पास दूध पड़ा हुआ है। हम झूठ भी बोल रहे हैं, बनावट भी दिखा रहे हैं। ये जो डुअलिटी है, ये जो समाज के अंदर की भ्रांतियां हैं, इसका समाधान भी हमारे आपके पास ही है। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत भर के अपने पास रखें, और गैर ज़रूरी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें ज़रूरतमंदों को अगर दे दें, तो हम बिना वजह समेटने, सहेजने, सुरक्षा, संरक्षा में परेशान नहीं होंगे। समझ रहे? तो ये नाटक बहुत अच्छा आईना है, बहुत अच्छा समाज का सुधारक है, शिक्षा देता है, समाधान देता है, और सही ढंग से जीवन को जीने की कला देता है। सर, आपके ये जितने भी गहरे विचार थे, ये हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिए। सर, आपका जो रंगमंच का जीवन था वो आपके बाल समय से ही शुरू हो गया था, तो आपके अनुसार आज के बच्चों के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने पहले भी कहा, जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ आदमी अभिनय कर रहा है। हम जब ये नाटक के क्षेत्र में आए, अभिनय करना शुरू किए, तो हमारे परिवार खानदान में तो आज भी घर में पीढ़ियों में किसी ने नाटक नहीं किया। मंचीय नाटक, रंगभूमि का नाटक नहीं किया। हमें खिलौनों से तो प्यार था, खिलौने हमें भी खेलने को मिलते रहे, लेकिन न जाने क्यों मुझे कॉपी करने में बड़ा मज़ा आता था। हम दूसरे की देख करके उसकी कॉपी करते थे। कुछ बड़े हुए, स्कूल में पढ़ते थे, हमारे घर के बगल में कुछ लोग अपने प्ले की रिहर्सल करते थे, ड्रामा की।
हम सब काम छोड़ करके खिड़की में बैठ करके उनको देखते थे और ये सोचते थे कि कुछ ऐसा मुझे करने को मिले। कभी कभी बहाना बना करके खिड़की से कुछ गिरा दें बाहर, और ये घर में बोले कि हम जा रहे हैं सामान लेने, वो नीचे गिर गया है। वो लेने के लिए सामान जाने की जगह बहाना था, बैठ करके चुपचाप उनको देखते थे कैसे वो नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। फिर उसके बाद बड़ा होता गया, कहीं मालूम हो कि वहाँ पर नाटक हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है, वहाँ चले जाते रहे, जाके कहते रहे मुझे भी कुछ कराइए, मुझे भी करना है, तुम बच्चे हो, छोटे हो, भाग जाओ भाग जाओ, भगा देते रहे लोग। स्कूल में हमको पता चला कि हमारे यहाँ स्कूल में कोई ड्रामा कंपटीशन होने वाला है, उसके अंदर प्ले जाने वाला है। सबसे पहले जाकर के हमने प्रिंसिपल को अपना नाम दे दिया, सर मेरा नाम लिखिए, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मुझसे कराइएगा। उन्होंने पूछा तुमको कैसे मालूम? का हमने देखा है, बहुत बहुत देखा है, इसलिए मैं कर लूँगा। म्यूज़िक के टीचर को जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम ड्रामा कराओ। अब म्यूज़िक के टीचर से मैंने कहा कि अब आप आराम करिए, मैं सब करा लूँगा, और बच्चों को तैयार करके उनसे नाटक करवाया और मैंने मुख्य भूमिका की। उस कंपटीशन में बेस्ट प्ले और बेस्ट एक्टर का अवार्ड हमको मिल गया। अब जब इतना सारा कुछ पुरस्कार मिल गया, जीवन का पहला नाटक स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया और इतना पुरस्कार मिल गया, तो दिमाग हमारा 7वें आसमान पर चला गया। आप समझ रहे कि अब तो मैं बहुत अच्छा अभिनय कर सकता हूं। फिर हम दौड़ने लगे लोगों के पास कि हमको कोई रोल दे। एक हमारे आदरणीय आचार्य, जिनका शरीर अभी शांत हो गया, डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय, उन्होंने 5-6 महीने तक मेरी सेवाओं को देख करके छोटा सा सैनिक का एक रोल दे दिया मुझे, इतना बड़ा सा, एक लाइन बोलने का। 6 महीने रिहर्सल करने के बाद, और मैं रोजाना जाकर के वहाँ पर 5 चाय लाता रहा। मेरी जिम में कोई भूमिका नहीं थी, फालतू बैठे रहते रहे, तो हमसे ही कहा जाता रहा जाओ वहाँ पर चाय लेते आओ, वहाँ से वो 2 पान लेते आओ, वहाँ से फटाक दौड़ के जाते रहे, स्पीड में आते रहे, जितना लेट करके आएंगे उतनी देर हमारा छूट जाएगा। और दूसरे सभी अभिनेताओं के डायलॉग हम याद करने लगे थे। तो अब इससे विद्यार्थी जीवन के लिए हमें फ़ायदा ये हो रहा था कि मुझे याद करने की, चीज़ों को कंठस्थ करने की क्षमता बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ वो विभिन्न लोगों को अभिनय करते हुए देखते देखते उन सब के रोल और अभिनय हमारे अंदर घुसने लगे थे। 10 एक्टर को अगर हम एक्ट करते देख रहे हैं तो 10 एक्टर को हमने अपने अंदर घुसा लिया, और फिर ये सोचना शुरू कर दिए कि अगर ये हम करेंगे तो कैसे करेंगे। हमारे अंदर से एक्सरसाइज शुरू हो चुकी थी। हमें वो कोई रोल नहीं मिला, एक सैनिक का रोल मिला जो मैंने कभी देखा ही नहीं वहाँ पर। उन्होंने जैसे बताया वैसे कर दिए, लेकिन सिंसियरिटी हमारी देखकर, हमारी एकाग्रता देख करके मुझे और धीरे धीरे काम मिलने लगा। और जो थिएटर में काम मिलने लगा तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए मेहनत करते 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 स्थापित होने लगा। फिर चिंता खत्म हो गई, फिर हमें नहीं मांगना पड़ रहा था, लोग हमसे समय मांगने लगे कि तुम आ जाओ भाई, हमारा वाला कर दो, ये वाला हमारा प्ले कर दो, ये रोल पसंद आ रहा है, ये करोगे। फिर हम चूज़ी होने लगे धीरे धीरे, हम ये पसंद है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो हमारी रंग यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। सीखते सीखते शुरू कर दिए थे। ज़रूरी नहीं है, अभी आज के समय में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उन सबको सीखना है, लेकिन वो थिएटर करने से ज़्यादा सिल्वर स्क्रीन देखते, फिल्म का पर्दा। हमारे सामने फिल्म का पर्दा नहीं था, समय में था लेकिन सामने नहीं था। हमारा लक्ष्य उस फिल्म के पर्दे पर जाने का नहीं था, हम बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे, थिएटर में, पिक्चर हॉल में जाए, वहाँ नहीं था। टेलीविज़न तो था ही नहीं, बाद में आया बहुत, तो हमको उस पे जाने का नहीं था, हमें थिएटर पर ही अपने स्थापित होने का था। और थिएटर पर स्थापित होने लगे थे, अभिनय करने लगे थे। फिर हमने डायरेक्शन देना शुरू किया, प्ले डायरेक्ट करने लगे। जो हमने प्ले डायरेक्ट किया तो वो बहुत हिट हुए नाटक। जब हिट हुए तो सारे लोगों ने फिर जिम्मेदारी हमको देनी शुरू कर दी। तो जो निर्देशकों की लिस्ट थी, अब हमारा नाम नीचे से ऊपर पायदान पर चढ़ करके
ऊपर आ गया, बहुत मौज से ज़िंदगी कट रही थी। फिर इसी बीच में पढ़ाई के साथ साथ दबाव आने लगा कि आप नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, पढ़ लिख के क्या करोगे, बेकार हो जाओगे। और नौकरी ना करी हमने ये तय कर लिया था, सर्विस नहीं करनी है, नौकर नहीं बनना है। हम नौकर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम नहीं बनेंगे नौकर, नौकरी नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जब बहुत दबाव पड़ा तो हम नौकरी करने गए, 6 महीने में रिज़ाइन करके चले आए। घर पर हमने बोल दिया कि वो लोग हमारे काम से संतुष्ट नहीं, हमको निकाल दिए। अब क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? जब डंडा होता तो चले गए, जाके फिटनेस का सर्टिफिकेट दे करके नौकरी करने लगे। 15 दिन के बाद फिर भागे वहाँ से, इसलिए कि मेरा थिएटर बंद हो गया था। नौकरी करने के चक्कर में हम थिएटर नहीं कर पा रहे। हमको हमारा जीवन थिएटर पर ही है, हमें दूसरा काम नहीं करना है। अब हमारी ये बात सुन करके दूसरे बच्चे जो थिएटर की तरफ आकर्षित होंगे, उनके लिए खतरा है, और जो पेरेंट्स हमारी बात को सुनेंगे उनके लिए खतरा है। क्योंकि आज की डेट में हर माँ बाप अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई बड़ा उद्योगपति, व्यापारी, कुछ भी बनाना चाहता है, बाबू, अफसर साहब बनाना, लेकिन अभिनेता बनाना नहीं चाहता। और अभिनेता वही बनाना चाहेगा या तो जिसके पेरेंट्स वगैरह अभिनेता हों, और या कोई टीनेजर यंग एज में कोई लड़का ऐसा निकल करके घर छोड़ के भागा हो, वो जा करके बनने लगेगा। सबको सपना दिखाई देता है स्क्रीन का कि अगर हम थिएटर में जा करके एक्टिंग सीख लेंगे, थोड़ा सा करना आ गया, तो हमको फिल्मों में, टेलीविज़न में, वास्तव वेब सीरीज़ वगैरह इतनी सारी बनने, उसमें काम मिलने लगेगा। अधकचरा ज्ञान लेके जाते हैं, नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन आता है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। लेकिन अगर सही ढंग से ज्ञान ले करके, शिक्षित करके अपने आप को, रंगमंच की शिक्षा ले करके अगर जाएंगे, खड़े होंगे, तो आज भी स्टेज के जो एक्टर फिल्मों में गए, वहाँ जाके अभिनय किए, अपने अभिनय कला का लोहा मनवाए हैं, बेहतरीन अभिनेता साबित हुए। लेकिन जो ऐसे ही दौड़ करके चले जाते हैं, वो खतरा होता है। हम थिएटर के एक्टरों का नाम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। हम फिल्म के एक्टरों का नाम पूछेंगे कि 10 फिल्म एक्टरों का नाम बताइए, हीरो का नाम बताइए, हीरोइन के नाम बताइए, आप 3, 4, 5 के नाम बताएंगे, उसके बाद खत्म। क्योंकि सक्सेस का ग्राफ बहुत कम है, टफ है। हर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होने के साथ कलाकार का जीवन खत्म हो सकता है। पिक्चर फ्लॉप हो गई, दरवाजे से भीड़ भाग गई, और पिक्चर आपकी हिट हो गई तो दरवाजे पे भीड़ बढ़ गई, ज़्यादा लोग आ गए आपके पास डेट मांगने के लिए, आपको अपने अपने फिल्म में, प्रोजेक्ट में काम कराने के लिए। और अगर ख़राब हो गया, फ्लॉप हो गया, तो जो पैसे भी दिए हैं आपको एडवांस, वो मांगने आ जाएंगे और भाग खड़े होंगे वहाँ से। बहुत टफ हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बुनियाद को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, सही ढंग से अपने आप को शिक्षित करो। हम लोग को मौका मिला, हमें अच्छे गुरु मिले, सिखाने वाले मिले, सीखने की इच्छा थी, चाहत थी, वो जो डिज़ायर था अपने मन के अंदर, वो धीरे 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 फूल खिलता गया, और उसका मज़ा लेते गए। आज उसका आनंद हम ले रहे हैं। जो हमने मेहनत की, उस मेहनत का फल आज खा रहे हैं, बैठ करके खा रहे हैं। जो नौकरी छोड़ करके भागे, अब हमारी बात को वही सुन करके अपनी नौकरी छोड़ करके भाग आएगा, आकर के नाटक करने लगेगा, तो उसको मम पानी कहाँ से चलेगा यार। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कोई अपनी अपनी नौकरी छोड़ दो, ऐसा कोई ना करे, सब कोई अपना अपना काम करे भाई। हमारी बात से उल्टा पुल्टा कोई श्रोता अगर सुन रहे हैं तो अंदाज़ा न लगा ले। लेकिन अपने आप को मजबूत करो। जब अपने आप को मजबूत करोगे, बुलंद करोगे, तभी मज़ा ज़िंदगी का मिलेगा। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है तो आप अधकचरा ज्ञान लेकर के चीज़ों को चौपट करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे, डिस्ट्रक्टिव रहेंगे। और अगर आप शिक्षित हैं तो उस चीज़ को सही ढंग से सोचेंगे। आज बहुत पढ़े लिखे लड़के, बहुत सारे ITN चल कर के आ रहे हैं। अभी हमारा एक वेब सीरीज़ था मिर्ज़ापुर, उसका राइटर जो है वो BHU ITN है। बहुत सारे लड़के हमारे IT के पढ़े हुए BHU के, वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं,
बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हैं, बहुत अच्छे, सर्विस में नहीं गए, उनके पास तो बहुत अच्छा स्कोप है सर्विस का, अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, 60-70 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के पैकेज छोड़ दिए उन लोगों ने, इस क्षेत्र में आए हैं और संतुष्ट हैं, दे ऑल हैप्पी, बहुत काम कर रहे हैं, और हमारे अच्छे मित्र भी हैं सब बहुत। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ऊपर से पेरेंट्स के जो संस्कार मिल रहे हैं, उन संस्कार को सहेज करके रखो, शिक्षा को ग्रहण करो, गुरुओं से सीखो, अपने आप को विस्तार दो। पूर्व की बातें तुमको नसीहत दे रही हैं, सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वर्तमान तुमसे करवा रहा है, और जो आने वाले दिनों में जो भविष्य छिपा है वो तुम्हारे नाम का डंका बजवाने के लिए है, तुम्हें विख्यात करने के लिए, सुविख्यात करने के लिए, प्रख्यात करने के लिए। तो तुम विख्यात तब होगे जब अपने काम से शोर मचा दोगे। जब काम से शोर मचाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये है, इसके पास कुछ है, और वो तभी होगा जब आप सुसंगठित होंगे, और सुसंगठित आप तभी होंगे जब आप शिक्षित होंगे। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास फीलिंग्स नहीं है, आपके पास रिस्पेक्ट करने का तरीका नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपने गुरु को सम्मान नहीं दे सकते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मन में आपके उनके प्रति अच्छी भावना नहीं है, उनकी कॉपी करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, पीछे से नकल करते हैं, किसी को देख करके फालतू का हंसते, कोई मरीज है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई परेशान है, उसको देख करके हंसते, तो उपहास उड़ाते हैं। तो इससे बड़ा गड़बड़ होता है। और एक एक्टर के लिए जो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो मैंने अपने हिसाब से सोचा है, ACTOR, एक्टर। ए से हमने निकाला अटेंशन, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ये एक्टर का ही डिफिनेशन दे रहा हूँ, यह ज़िंदगी में किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति अगर इसको डिफाइन करके अपने जीवन में उतारता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत सुनहली हो जाएगी। ए अटेंशन, हमेशा सतर्क रहो, बुझे बुझे ऐसे झुल्ली से ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं रहो, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखो, एकदम सतर्क रहो कि पीछे आगे हमारे क्या हो रहा है। सी क्लेवर, चपल रहो, चतुरता रहे, क्लेवर रहे तुम्हारे। टी टाइमिंग, जो समय पर जिस समय करना है तभी करना है, अभी के काम को बाद के लिए नहीं टालना है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, वो होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। फिर कल और काम होंगे तुम्हारे पास, वो काम परसों के लिए जाएगा, फिर वो डिले होता जाएगा। स्टेज पर तुम काम कर रहे हो, तुमको कोई सामान लेकर के आना है, तुम भूल गए, उस टाइम पर नहीं लेकर के आए, अब क्या होगा? तुम्हें चाकू से मारना था, तुम तलवार लेकर के आ गए, और तलवार तो म्यान से निकालनी है, चाकू को हाथ से लेकर मारना था। तब तुम जब तक निकालोगे तो तुम्हारा दुश्मन तो तुमको 2 झांटे मार देगा। तुम लेकर के ही कुछ नहीं आए, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, कैसे मार दोगे? मेरे पास चाकू है, चाकू तो है ही नहीं, कहाँ गया चाकू? जो करना है टाइम पर सतर्क रहोगे, क्लेवर रहोगे, तो भूल गए डायलॉग, चाकू छुरी लेकर के नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, आज अभी जिंदगी का मौका तुमको मिल गया है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ देर के बाद मेरे पास कोई हथियार आ जाए और मैं तुम्हारे साथ तोड़ दूं। तुम एक डायलॉग बना सकते हो, लौट करके आ सकते हो, मैं कुछ जरूरी चीज भूल गया हूं, 2 मिनट में आता हूं अभी लेकर के, बहाना बना करके अंदर जा सकते हो, फिर लेकर के आ सकते हो छिपा करके। हाँ बोलो, तो क्या कह रहे थे तुम? बहुत ज्यादा बोल रहे थे, इतनी आवाजें निकल रही थी तुम्हारी, और उसको लगा दिया हमने। गैप लेंगे ना, हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? टाइम पर जो चीज करना है अगर उस समय पर नहीं करेंगे तो चोट खाएंगे। ऑब्जर्वेशन, चीजों को जितने अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करोगे उतना ही अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट करोगे। क्लास में तुम बैठे हो, टीचर तुम्हारी पढ़ा रही हैं, तुम कुछ मत लिखो कॉपी में, हम ये नहीं करें मत लिखो, लिखो, लेकिन तुम चुपचाप बैठ करके अगर अपने टीचर को ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, कैसे वो पढ़ा रही हैं, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, किसी चीज को कैसे वो डिफाइन कर रहे हैं, वो लाइन क्या कह रहे हैं।
अगर तुम उसको अगर ऑब्जर्व करते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें खट 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 लिखी जा रही हैं। और उसके बाद अगर वो टीचर ने कह दिया कि तुम आओ आकर के बताओ, तो तुम इमीडिएट जा करके वो लिखी हुई इबारत को पढ़ना शुरू कर दोगे। वो सरप्राइज हो जाएंगे, कैसे ये बोल दिया, क्योंकि तुमने ऑब्जर्व किया है। अब क्या होता, क्या टीचर पढ़ा रहे, तुम उनकी बात को सुन रहे हो, नोट भी बना रहे हो, लिख भी रहे हो, तो बगल में अपने फ्रेंड्स को भी देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हो, सेकेंड थॉट भी तुम्हारा चल रहा है। घर की कोई चीज़ तुम कैरी कर रही हो, ले करके आए हो, वो घर में यार वो काम था, सुबह हमारी वो कॉपी नहीं मिली, मेरी टाई ठीक नहीं थी, बैच छूट गया था, मैंने मोजा 2 पैर का 2 कलर का पहन लिया है, पेंसिल हमारी ने वो वाली पेन नहीं है, मेरी सिस्टर ने वो गायब कर दिया, पता नहीं कहाँ कल मांगी थी लिखने के लिए। एक वो भी कुछ चल रहा है तुम्हारे, एक सेकंड थॉट भी चल रहा है। अभी वो टीचर पढ़ा रही हैं, टीचर पढ़ा करके उधर गई, फिर टीचर के लिए तुम सोच रहे हो ये बहुत खड़ूस हैं, ये बहुत डांटती हैं, ये बहुत गुस्सैल वाली हैं, ये टीचर तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार से ये टीचर पढ़ाते हैं हमको, इनका बताने का तरीका बहुत अच्छा। भाई इतनी सारी चीज़ें तुम अब इसको इंगेज कर दिए हो। अब ये प्री ऑक्युपाइड माइंड अगर तुम्हारा रहेगा ना, तो सही ढंग से तुम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे। जब जिस समय जो करना है तभी वो चीज़ उस समय करना है, ये टी टाइमिंग हमको बताता है। दुनिया की सारी चीज़ें भूलो, जो इस क्लास में बैठे हो उस क्लास को केवल देखो, इस टीचर को देखना है हमको कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं। हम याद कर लेंगे, उनका एक एक शब्द मुझे याद हो जाएगा डायलॉग की तरह से। फिल्म देखने जाते हो, पूरी फिल्म देख करके आते हो, अमिताभ बच्चन का डायलॉग तुमको याद हो जाता है? जी सर। कैसे याद हो जाता है? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन, उसको देख रहे हो कि अमिताभ बच्चन ने क्या बोला, सन्नी देओल ने क्या बोला, तुम्हारे हीरो शाहरुख खान ने क्या बोला, सलमान ने क्या बोला, तो सब डायलॉग याद करके लिव इट। वो एक्टर आइडियल नहीं है। हमारा सुपरस्टार कौन है तुमको मालूम? कौन हो सकता है? गेस। सर पुराने एक्टर्स को मैं टेल मी। अमिताभ बच्चन हो सकते हैं। तुम्हारे? मेरे तो वैसे मैं मूवीज ज़्यादा देखता नहीं। कौन है तुम्हारे लाइफ का सुपरस्टार? मेरे हिसाब से सुपरस्टार इन योर लाइफ? मेरे हिसाब से म्यूजिशियंस अरिजीत सिंह। हु इज द सुपरस्टार इन योर लाइफ? तुम्हारा बताओ, तुम्हारा सुपरस्टार कौन है? मेरे हिसाब से तो ऋतिक रोशन। मेरा सुपरस्टार कौन है? मेरे पिता, मेरे पेरेंट्स, वो मेरे सुपरस्टार हैं। ये लोग नहीं। इनकी आइडिया, इनके डायलॉग, इनके कपड़े, इनका रोल चेंज। मेरे पिताजी का रोल, मेरे पेरेंट्स का रोल एक, वो चेंज नहीं होगा। मुझे आज जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे कैसा बनना है? अपने पिताजी से भी अच्छा बनना है। मुझे कितना नाम करना है? उनके नाम से भी ज़्यादा नाम करना है। आज जब वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे गली में लेकर के चलते हैं, रोड पर चलते हैं, कितने सारे उनके फ्रेंड मिलते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, मुझे कोई नहीं करता। मुझे बड़ा होकर के इतना काम करना है कि जब मैं उनके हाथ पकड़ करके लेके चलूं, मैं उनका हाथ पकड़ के लेके चलूं। आज मैं छोटा हूं तो वो मेरा हाथ पकड़े हैं, कल मैं बड़ा होऊंगा, वो बुजुर्ग होंगे, उनका हाथ मैं कल पकड़ के लेके जब चलूं तो लोग मुझे सलाम करें, मुझे नमस्ते करें, और ये अच्छाई के कारण करें। ये उनका बेटा नहीं, ये उसके पिता है। ये डायलॉग बोला जाए, लाइफ ताबूत चेंज हो, ये छोटी उंगली बड़ी बने, बड़ी उंगली छोटी सी नहीं, तब जाकर के लगेगा कि मेरा सुपरस्टार कौन है। हमें जब पिताजी मारते हैं मुक्के से, थप्पड़ से, कौन बचाता है? हीरोइन कौन होती है? मेरी माँ, जो मुझे बचाती है उस मार से। मेरे सुपरस्टार कौन है? वो हैं पेरेंट्स हैं, हमारे गुरु हैं, अक्षरों का ही ज्ञान नहीं कराते, ज्ञान से भी ज्ञान दे करके ज्ञान से रूबरू कराते हैं। हमारे आइडियल वो हो सकते हैं। हमारा टीचर जो हमें विख्यात होने के लिए, जो हमें दुनिया में फैल जाने के लिए, पूरे आकाश में परवाज करने के लिए हौसला देता है, ताकत देता है, वो है। उसे मानेंगे, उसे सलाम करेंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो? जी सर। ओ ऑब्जर्वेशन।
जितना अच्छा चीज को ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा रिफ्लेक्ट करेंगे। आर, रिदम, रिदमिक क्वालिटी होनी चाहिए, लय होना चाहिए, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए लाइफ में। हम तो ऐसे ही हैं भैया, वो नहीं चलेगा। वैसा करने से खतरा है। लय होने से पानी बहता रहता है, आचमन किया जाता है, चढ़ाया जाता है भगवान को, ठहर जाता है, महक आने लगती है, पीता नहीं है कोई। तो तुम्हारे अंदर अगर लय रहेगी, रिदम रहेगा, बहते हुए तरम जाओगे, पूजे जाओगे, ईश्वर के ऊपर चढ़ाए जाओगे, किसी की प्यास बुझाओगे, तर्पण देके तार दोगे उसको, और नहीं तो ठहर गए लाइफ में तो खत्म हो गए लाइफ में। अपनी अपनी देखो, मंच हमको यही सिखाता है कि हम हकीकत से रूबरू हों। ये रूबरू जो लिखा तुमने, सच्चाई से सामना हो, और हम उस सच्चाई से सामना करें, डट के करें, भागे ना उससे, पकड़ लें उसको, सच्चाई को, उस हकीकत को। आखिर वो है तो हमारी परछाई ना, तो परछाई से क्यों डर करके भाग रहे हैं? अगर उसको अपने अंदर छिपा लेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी ना। तो सच अगर हमारे अंदर आ गया, सच्चाई हमारे अंदर आ गई, तो बहुत सही चीज हो गई ना। हम तुमसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हम तुमसे कोई चीज छिपा सकते हैं, अपने आप से नहीं छिपा सकते। हम वहां से निगाह बचा सकते हैं, इससे निगाह नहीं बचा सकते। इससे निगाह अगर मिल गई और इसने यहां से अगर कह दिया तुम गलत हो, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहां से वो 24 ग्राम जो छिप करके बैठा हुआ है, वो खराब न कहने पाए। आप हमको खराब करो, कहते रहो हमारा चेहरा ठीक नहीं है, हमने दाढ़ी रखी है, मूंछ के बाल ऐसे हैं, हमारे यहाँ बाल गायब हो गए हैं, हमारा चेहरा कितना अजीब लग रहा है, शर्ट कपड़े पहनने का तरीका भी बहुत ख़राब है, ये अच्छा नहीं, हजार हजार चीज़ें को हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे हैं वैसे संतुष्ट हैं। कम से कम यहाँ से तो आवाज़ नहीं उठा कर वो बोल रहा है तू गलत है। जब ये नहीं बोल रहा है तो तुम्हारे बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो मैं लाइफ में एकदम सही हूं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मत रुको मत डिगो मत डरो, वीर तुम बढ़े चलो। बढ़ते चले जाओ। जब बढ़ते चले जाओगे तभी आगे पहुंचकर मंजिल को ग्रैब करोगे, पहुंचोगे कहीं। अगर तुम बैठ गए अरे सब कोई खराब कहता है, तो चारों तरफ मिस्टर निगेटिवों की भीड़ हो जाएगी तुम्हारे चारों तरफ। ये करने से क्या होगा, उसने एक्टिंग की तो क्या किया, वो करता है तो क्या हुआ, अरे तुम भी ये बेकार काम कर रहे हो, ये फालतू चीज़ है, ऐसे सौ चीज़ हम भी सोचते तो हम भी बैठ जाए। हाँ यार सब ठीक कह रहे हैं, करके क्या करेंगे, पढ़ के क्या होगा, नाटक करके क्या होगा, एक्टर बन के क्या होगा, इतनी बातें करके क्या होगा, इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब करने। अब हर चीज़ में हम तो नेगेटिव नेगेटिव बातें करते चले गए तो हम तो ख़त्म ना। तो हम तो किल कर रहे हैं अपने आप को, मार रहे हैं खुद ही। आप नहीं मार रहे हो, हम अपने आप से खुद ही को मार रहे हैं। हाँ, हटाओ सब फालतू की चीज़ें, प्रसन्न हो जाओ, उन्मुक्त हो जाओ, सामने देखो। जिंदगी और उसकी तरक्की तुम्हारा रास्ता देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग। तुम्हें तुम्हारे विचार को अपने आगोश में लेने के लिए, तुम्हारी बातों को अपने लाइफ की आइडिया बनाने के लिए, सिद्धांत बनाने के लिए, तरक्की का वो रास्ता चुनने के लिए जो तुमने अपनाया है, उसके लिए ये पूरी भीड़ खड़ी है, ये पूरी विशाल जनता जो खड़ी है। आओ मजे को, मौजू को लूट लो। पावर रहेगा तब जाओगे, पावर नहीं तो क्या करोगे। सर आपने ये जो बात कही ये हम सबके ही जीवन में बहुत काम आने वाली है, और इसी चीज़ से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर हम में ही हम नहीं रह जाएंगे तो हम कर क्या पाएंगे। तो इसी से मेरा अगला प्रश्न यह है कि अंदर से हम अपने आत्मविश्वास को कैसे जगा सकते हैं। अगर हम रंगमंच दुनिया में आ रहे हैं तो आत्मविश्वास की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? शून्य से शुरू करके अपने आप को सौंप दे अपने निर्देशक के हाथ में, वो निर्मित करेगा। वो कुम्हार है जो इसको मिट्टी का लोंदा मिला है, चाक पर चढ़ाएगा और उसके बाद एक शेप देगा, बर्तन बनाएगा। वो जब चक्र को चलाएगा डंडे से, तब ना उसमें से निकालेगा, वो बना करके पॉट बनेगा।
तो आप जब स्टेज पर काम करने के लिए जाते हो, अपने निर्देशक के हाथ में अपने आप को सौंप दो। आपका डायरेक्टर अलमाइटी है, जो भगवान है आपका, जो इष्ट है आपका, जो देवता है आपका, जो लीडर है आपका, जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है आपके, उसके हाथ पे अपने आप को सौंप दीजिए। तो बहुत सारे लोग एक व्यक्ति के सामने नहीं बोल पाते, वहाँ पर तो हजारों के सामने आपको खड़े होकर के बोलना है मंच पर से, तो आत्मविश्वास वहाँ पर आपका बलवत होता है। आप मंच पर खड़े होकर के जब बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे घर में नटखट होते हैं, तरह तरह की एक्टिंग करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, कहानी करते हैं, टेलीविज़न पर देख देख करके बच्चियाँ डांस कर लेती हैं। घर में जब मेहमान आते हैं तो वो कुछ नहीं करते, उनको लाख कहा जाए कि बेटा कविता सुना दो, ये पोएम सुना दो, वो डायलॉग सुना दो, वो कुछ नहीं सुनाते। शर्म है उनके अंदर, एक अनजाना डर है उनके अंदर, वो उसको हटा दें। तो इस स्टेज के ऊपर जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर से वो भय खत्म होता है, आपका आत्मविश्वास जागृत होता है। आप ये मान के चलते हैं कि मैं अभिनेता हूँ, मैं अभिनय कर रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, और आप मजबूत व्यक्ति बनते हैं। सर, तो जैसा कि आपने कहा कि जो भय हमारे अंदर आता है, वो भय को खत्म करने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम मंच पे जब भी... ये सोच है, ये भय आपके अंदर सोच है। आपने सोचा है तो आप भयभीत हुए हैं। जी सर। किसी भी हॉरर फिल्म से म्यूजिक को अगर हटा दीजिए तो आप नहीं डरेंगे, वो म्यूजिक डराता है आपको। हाँ, रन 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 रन, किट 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 किट, ट्रूम ट्रूम, ये जो म्यूजिक आ रहा है जो बैकग्राउंड का, ये हमको डरा रहा है, क्या होगा क्या होगा। और नहीं तो आप बैठे रहे, कोई सफेद कपड़ा में भूत प्रेत आया, ऊपर नीचे दौड़ा, निकल करके चला गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो सेकेंडरी चीज है। तो एक भय शब्द है जो हमको भयभीत कर रहा है। कहाँ से भयभीत हो जाएंगे? हम आपके सामने बैठे भयभीत हो रहे हैं? पहली बार हम आपसे मिले लाइफ में, आराम से बैठे, सारे हजार क्वेश्चन आपके पास है, सारे प्रश्न आप लिए हुए हैं, एग्जामिनेशन मैं दे रहा हूँ, कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पहले से भी नहीं पता कि आप कौन से सिलेबस से प्रश्न निकाल के क्वेश्चन आप हमारे ऊपर ठोकने वाले हैं, लेकिन बैठे। अब अगर भय शब्द निकाले तो हम तो अपने आप में सिमट जाएंगे, पता नहीं क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, हम कैसे उत्तर देंगे, कैमरा लगा हुआ है, वो सुनेंगे लोग, पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, माइक भी है, हम इस पर क्या बोले, इतने लोग बैठे हैं, क्या सुने। अच्छा, भयभीत हो गए तो खत्म, जो आता जाता है वो भी समाप्त हो गया। हम नहीं भयभीत है, दो में से एक ही चीज होगी, या तो बोलेंगे या तो चुप रहेंगे। जी सर। भाई, या तो बोलेंगे या चुप रहेंगे। और अगर तीसरी चीज होती है कि बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो आप करेक्ट करेंगे, आप सुधारेंगे। काफी तो आप जांच रहे हैं ना, तो आप सुधारेंगे कि देखिए आपने ये गलत बोल दिया, इसका उत्तर ये हुआ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। और अगर मैं डर जाऊंगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, तो गड़बड़ है ना। दो शब्द है, मॉड्यूलेशन पर डिपेंड करता है, भाग लो भाग लो। जी सर। भाग लो भाग लो एक ही शब्द है, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन ट्विस्ट किया है। भाग लो माने पार्टिसिपेट करो, भाग लो रन अवे, भाग लो निकल जाओ, छोटी चीज है। तो अब कौन सा भाग लेना है, यू हैव टू डिसाइड, बॉल इन योर कोर्ट। तुमको बोलना है कि हमको क्या करना है, भाग लेना है, भाग लेना है। मेरा अगला प्रश्न यह है कि जो थिएटर रहता है उसमें कई सारी चीज़ें शामिल रहती है, निर्देशक की चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें, तो आपके अनुसार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो क्या होता है थिएटर में? कथानक, कहानी। निर्देशक तो बाद में आता है, एक्टर बाद में आते हैं, शो बाद में आता है, रिहर्सल बाद में आता है, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले तो कथानक चाहिए ना। अगर वहाँ पर एक अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो स्क्रिप्ट आने के बाद हम डायरेक्टर खोजेंगे या डायरेक्शन खोजेंगे, और या तो फिर एक्टर खोजेंगे, फिर प्लेस खोजेंगे कहाँ पर रिहर्सल करें, फिर डेट डिसाइड करेंगे, फिर प्ले करेंगे, फिर इनविटेशन छपवाएंगे, लोगों को बांटेंगे, बुलाएंगे, फिर आके लोग प्ले देखेंगे। तो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कथानक, स्टोरी, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट। सर, तो जैसा आपने स्क्रिप्ट के बारे में बोला, उससे मेरा अगला प्रश्न यह है कि जो स्क्रिप्ट में हम अलग अलग रोल निभाते हैं, अलग अलग कहानियों में अलग अलग व्यक्ति का पात्र निभाते हैं, वो हमारे अंदर सहानुभूति कैसे पैदा करने में मदद करता है? वो डिपेंड करता है कि किस कैरेक्टर को आप कर रहे हैं, वो तब सहानुभूति पैदा करेगा ना। अब अगर आप पुलिस दरोगा का रोल कर रहे हैं और सबको लाठी लेके पीट रहे हैं तो सहानुभूति नहीं आएगी।
लेकिन अगर आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आपको चोट लग गई है और आप तकलीफ में हैं और आपने बहुत सारे लोगों को चोट लगने पर ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाया है, लोगों की सहायता की, आपकी कोई सहानुभूति तब आएगी ना कि इसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। और सहानुभूति आएगी एक अच्छे आदमी के प्रति, अच्छी भावना के साथ आएगी ना। गलत आदमी के साथ तो सहानुभूति नहीं ना आएगी आपकी। अब एक गुंडा आदमी खड़ा है स्टेज के ऊपर तो उसके प्रति सहानुभूति तो आएगी नहीं, डर आएगा। तो डर अलग है, सहानुभूति अलग है। तो सहानुभूति एक अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छी सहानुभूति होती है, अच्छे विचार हमारे उसके प्रति हो सकते हैं। थिएटर जो है वो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में कैसे मदद कर सकता है? देखिए, एक अभिनेता के पास ही ये पावर है, ये गुण है कि वो गरीब का भी रोल कर सकता है और अमीर का भी रोल कर सकता है। लेकिन अमीर के पास पावर नहीं है कि वो गरीब का रोल कर सके। गरीब के पास वो पावर नहीं है कि वो अमीर का रोल कर सके। उसको बहुत सारे पैसे देंगे वो पागल हो जाएगा, और बहुत सारे पैसे अमीर आदमी के छीन लेंगे, उसको गरीब बना देंगे तो पागल हो जाएगा। लेकिन एक अभिनेता जो है वो मरीज का भी रोल करेगा, माँ बाप का भी रोल करेगा, अमीर आदमी का भी करेगा, सब तरह की भूमिकाओं का वो निर्वहन कर लेता है। उसके अंदर वो क्षमता है। और रंगमंच पर जब अभिनेता होता है, जैसे ये आप रिकॉर्ड करने के बाद इसको सुने तो हम तो नहीं दिखाई दे रहे, केवल आवाज़ आ रही है। अगर सारे संयंत्रों को छिपा दे कहीं पेड़ वेड़ में इधर उधर अंदर नीचे और आवाज़ निकल के आए तो लगे कोई भूत बोल रहा है। कौन बोल रहा है यार, कोई दिख नहीं रहा है, आदमी की शक्ल नहीं है। टेलीविज़न के पर्दे के ऊपर स्क्रीन पर आप जब जाएंगे तो हमारा रूप 5 फुट 8 इंच हमारी हाइट जो है बौना दिखाई देंगे, बौना छोटा छोटा स्क्रीन पे। और फिल्म के पर्दे के ऊपर इतना बड़ा दिखेगा, 5 फुट का तो ये हमारा हाथ ही दिखेगा, 15-12 फुट का तो हमारा ये चेहरा ही दिखेगा। तो वहाँ दैत्य दिखाई देंगे, राक्षस। लेकिन रंगमंच, रंगभूमि, आपके हिसाब से जो रंगमंच है उस पर इंसान इंसान के रूप में दिखाई देगा। जो वास्तविक रूप हमारा है वही वास्तविक रूप हमारा मंच पर दिखाई देगा। और वहाँ पर रीटेक के चांस नहीं मिलते। फिल्म में रीटेक होता है, 10 टेक के बाद एक टेक निकाल लिया, उसमें से अच्छा लगा दिया। रिहर्सल जो करना था कर लिया। शो के टाइम स्टेज के ऊपर जो एक्ट करेंगे आप, वही फाइनल है आपका। ताली मिलेगी या गाली मिलेगी, कोई उठा के अंडे मार देगा, चप्पल मार देगा, या फिर वो कहेगा अरे छोड़ो बकवास नाटक है, उठ के चला जाएगा। तो बस एक चीज़ होगी। सर, तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि जैसा आपने बोला कि रंगभूमि, तो आज के समय में जो रील और तेज मनोरंजन का समय आया है, संस्कृति आई है, वह कैसे इस रंगभूमि पे असर डाल रही है? आधुनिकता का संपुट आ चुका है, मॉडर्न काल आ गया है, मॉडर्न युग आ गया है। हमने पहले भी बताया कि कलाकार आकर्षित हो रहे, चूँकि थिएटर में रंगमंच पे पैसे नहीं है, अपना पैसा लगता है, पैसा आता नहीं। दर्शक वर्ग हैं कुछ बड़े शहरों में, कुछ ऐसी जगहों पर जो पैसा दे करके नाटक देखने हैं, लेकिन बाकी जगह सब तो नहीं है। फिल्म में आप पर्दा पैसा लगा करके जाके देखते हो, आप 200-500 रुपये के टिकट खरीदोगे फिल्म के, लेकिन नाटक के 50 रुपये के टिकट आप नहीं खरीदते हो। तो कमाई उधर है, कमाई इधर नहीं है, तो इधर पैसा नहीं मिलता, तो कलाकार बेचारा इधर से उधर भाग जाता है। कलाकार यहाँ पर रुक नहीं पाता। अगर कलाकार यहाँ रुके, उसको उसके यहाँ पर संसाधन की व्यवस्था हो जाए, तो ये भी बहुत एमेच्योर थिएटर भी प्रोफेशनल होकर के बहुत मजबूत हो सकता है। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि आपने अभिनय, निर्देशन और शोध तीनों में ही महारत हासिल की है। तो आपके अनुसार अगर कोई व्यक्ति रंगभूमि में आ रहा है तो उसे सबसे पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या इन तीनों में से किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए, विश्वास करना चाहिए अपने आप पर कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हम करेंगे वो सत्य है, सही है, और निष्ठा के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। ईमानदारी अगर नहीं है करने के लिए कोई भी चीज़, तो वो काम सही ढंग से नहीं होगा। ईमानदारी के साथ अगर आप काम करने आ रहे हैं, अपने आप को मजबूत रखे हैं, पेशेंस है आपके पास, धैर्य है आपके पास, इज्जत के साथ काम कर रहे हैं, दिल लगा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो सफल होंगे ही होंगे। सफलता आपके पास आएगी आएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 4-6 महीने बीत जाए, 2 साल 1 साल बीत जाए,
लेकिन सफलता आपको मिलेगी। सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि रंगमंच या रंगभूमि जिसे आप कहते हैं, वह बच्चों में आत्मविश्वास भरने का एक सशक्त माध्यम है। हम छोटे बच्चों का वर्कशॉप लगवाते हैं नागरी नाटक मंडली में 15 मई से 30 जून तक। 7 वर्ष से लेकर के 15-16 वर्ष तक के बच्चे फ्री ऑफ कास्ट डांस, ड्रामा, एक्टिंग, उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहाँ सीखते हैं। और जो उनसे 16 वर्ष से बड़े हैं, 50, 60, 70 साल के भी, उनके लिए शाम को अलग वर्कशॉप लगाते हैं। वो आवें और आकर के सीख करके अपने आप को स्थापित करें। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग उच्चारण शुद्ध नहीं है, गलत बोलते हैं, जनता बोलते हैं, और लिखने को कह दिया जाएगा तो जनता लिखेंगे। तो जब जनता लिख रहे हो तो जनता क्यों बोल रहे हो? जैसे आप बोल रहे जीवन बोल रहा, जीवन होता है, जीवन का नुक्ता कहाँ से आ गया उसके नीचे? तो बहुत सारे लोग अनजाने में शब्द गलत बोलते हैं, चला जाता है। अब हम लोग को थिएटर पर रहने के कारण गलत शब्द अगर जाता है तो दिमाग में हिला देता है, यार ये गलत शब्द निकल के आ रहा है, इसको सुधार दो। तो अगर है अपना आदमी है तो उसको बता दिए सुधार लो, नहीं तो फिर हमें क्या पड़ी हुई है, सुधारो मत सुधारो, हम तो सुधरे हुए हैं। तो ये है, खुद को सुधारो, खुद को सजाओ, खुद को फिट करो, प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर दो, अच्छा काम होगा। सर मेरा अगला प्रश्न यह है, ये जैसे कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे, जो मुझे जानना है कि अगर आप पूरे अपने जीवन की लर्निंग और जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, उसको अगर आपको बस 1 मिनट में पूरी जनता को या जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको बताना हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे और कैसे बताएंगे? नाटक करने के लिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। ईमानदार होना पड़ेगा अपने प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, थिएटर के प्रति, क्योंकि जो मंच है वहाँ सरस्वती का आंचल है और उस आंचल में हम कलाकार खेलने के लिए उतरते हैं, माँ के आंचल में खेलते हैं। ये जब भावना रहती है हमारा नाटक सफल होता है। और जैसे ही हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो मेरा नाटक है, मेरा प्ले है, मैं कर रहा हूं, वो नाटक डूब जाता है। तो आत्मविश्वास हो अपने ईश्वर, अपने गुरुओं के प्रति, जिन्होंने भी हमको सिखाया है, कुछ भी सिखाया है, कुछ भी बताया है, उन सब के प्रति अगाध श्रद्धा रहे और हम काम करेंगे तो अच्छा और बेहतर काम करेंगे। तो जो भी लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, बनना, पढ़ना, करना कुछ चाहते हैं, खूब पढ़े, खूब पढ़े, जो भी जहां मिले पढ़ने को पढ़े, खूब मेहनत करें, ईमानदार बन जाए अपने अपने कैरियर और अपने पेरेंट्स के लिए। देखिए न तरक्की कदम चूमेगी, चूमेगी क्या, काट काट के ले जाएगी। सर तो जैसा कि आपने बोला कि जिस भी चीज़ में हमको जाना है उसमें हमको पूरी तरीके से मेहनत करनी चाहिए, तैयार होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, मनन मंथन होना चाहिए, उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, पूरा विचार जानकारी ले करके तैयारी करके जाएंगे तो हम सिद्ध होंगे, सफल होंगे। और अगर हम तैयारी नहीं किए हुए हैं, अधकचरा ज्ञान लेकर के जाएंगे तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जितनी गति से जा रहे हैं उसके दूने गति से वापस आ जा रहे हैं। जी सर। सर तो जैसे आपने भी बहुत मेहनत की है, तभी आप भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं। तो इस पोस्ट पे होने के उपरांत आपके क्या क्या विचार हैं और आपके क्या क्या फ्यूचर विजन है जो आप इस पोस्ट पे रहकर करना चाहते हैं या करेंगे? इस पोस्ट पर रह के करना चाहते हैं कि हम अपने यहाँ संस्थान में PhD चालू करा दें, शोध प्रबंध लड़के करें, 2 वर्षीय MA का कोर्स चलता है वहाँ पर, और ये 50वां वर्ष है, तो काफ़ी अच्छा भव्य प्रदर्शन कार्यक्रम नाटकों का हो, उत्तर प्रदेश में भी हो, उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर हो, दिल्ली में जाके हो, मुंबई में हो। अब हम देखेंगे कि उससे क्या हो सकता है। अभी मीटिंग बुलवाए हैं सबको, तो जा करके अब लखनऊ दोबारा जाएंगे, तब तक पेपर आ चुके होंगे, तो उससे देखेंगे कि क्या तैयारी हो रही है। दूसरा, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर
माननीय महाराज जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नियमानुसार हम लोगों ने अपना प्रार्थना पत्र दिया हुआ है कि उसको कंसीडर कर लें। एक तो चीज़ है कि वहाँ कुछ अध्यापकों की नियुक्ति करा लें, संस्थान और समृद्ध हो जाएगा हमारा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे साथ एफिलेट कर दिया जाए उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजेस को, कि सभी डिग्री कॉलेज अपने यहाँ एक तो ड्रामा का विभाग खोले। आपके इस विद्यालय में भी पता नहीं है कि नहीं है, बाकी स्कूल में तो सब जगह है। सीबीएसई बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है हमारे विचार को और उन्होंने कह दिया कि सभी स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में एक ड्रामा का टीचर रखा जाएगा, और है, लोग पढ़ा भी रहे हैं। तो जब हमारे पास कॉलेज एफिलेट कर दिए जाएंगे तो उनको टीचर चाहिए होंगे, टीचर दीजिए पढ़ाने के लिए। तो जो भारतेंदु नाट्य अकादमी से गहन प्रशिक्षण लेकर के निकले हुए लोग हैं, वो लोग जाकर के वहाँ प्रशिक्षक बन करके पढ़ाएंगे, सिखाएंगे स्कूलों में, लड़के वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद वही लड़के इधर हमारे यहाँ पीएचडी करेंगे। तो पीएचडी करते करते उनका कोर्स कंप्लीट होगा, तो शुरुआत में उनको 30-40 हज़ार का जो महीना मिल रहा है, पीएचडी कंप्लीट होते हुए वो JRF अगर आ जाएंगे, जूनियर रिसर्च फेलो की तरह से, सीनियर रिसर्च फेलो की तरह से वो वहाँ पहुँच जाएंगे, उनके नाम का वहाँ नेम प्लेट लग जाएगा और वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन जाएंगे इतने दिन काम करने के बाद। तो ये प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पत्र भिजवाया है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो लोग हमारे यहाँ से एफिलेटेड हो जाएंगे और हमारे यहाँ से काम करने लगेंगे। तब उनकी सैलरी हो जाएगी करीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपए। तो आज जो बेरोजगार होकर कलाकार घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, वो कल के दिन, क्योंकि इतने दिन तक तो कोई काम किया नहीं, कल के दिन उसके पास काम आ जाएगा तो और लोगों को अपने साथ में जोड़ेगा और अच्छे नाटक करवाएगा और अच्छे नाटक वो करेगा। जब उसको संसाधन मिलेंगे, 1.25 लाख रुपया मिलेगा, तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। सर, आपके ये जो विचार हैं कला से लेकर और कलाकारों के लिए, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि हमने बहुत ही गहरे टॉपिकों पे और विषयों पे डिस्कशन किया है, तो अब इस बात को और वार्तालाप को थोड़ा सरल बनाने के लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। अब ये और है, जी सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस है, आपको 1-2 लाइन में उसका आंसर देना है बस। बोलिए। पहला प्रश्न, आपका फेवरेट डायलॉग। आज हमार की आनंदो दिन, आज हमारा कितना आनंद का दिवस है। आज हमारा बहुत आनंद का दिन है। सर, मेरा अगला प्रश्न है, सुबह की शुरुआत आप किससे करना चाहेंगे, पुस्तक या चाय? हम चाय पीते नहीं हैं। ओह, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक हम एकदम नहीं पीते ही नहीं हैं। तो सुबह उठने के लिए हमको पढ़ने के लिए चाहिए। तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो अखबार। आपके लिए सुकून क्या है, मंच या अध्ययन कक्ष? अध्ययन कक्ष यार, मंच पर बैठ करके सुकून तो मिलता है वहाँ पर, लेकिन अगर पढ़ना है बैठ करके तो मंच पर तो और भी लोग आएंगे जाएंगे ना, बातचीत करेंगे। अब अगर जनरल रीडिंग हो रही है बैठ करके मंच पर तो बात अलग है, और नहीं तो फिर उसके अंदर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र रहो, बाहर अपना खेलो कूदो, आप पढ़ते रहो, एकांत में आप प्रवास करो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। वहाँ जा करके बैठ के आप भी खराब हो रहे हो, उसको भी खराब कर रहे हो। अरे तुम देखो, अरे तुम देखो। हम दूसरे के पास नहीं जाते, हम अपने पास रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। जी। सर, आपको आज तक अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किससे सीख मिली है, छात्रों से या गुरुओं से? गुरुओं से और अपने आप से। गुरुओं ने सिखाया, गुरुओं ने बताया कैसे करना है, क्या करना है। बाकी हमने पढ़ करके खुद ही अपने आप से सीख करके अपने आप को बुलंद किया। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि सबसे यादगार पल आपके लिए कौन सा था, पहली बार मंच बजाना या पहली तालियां?
नहीं, तालियों की बात छोड़ दे, ताली तो हमेशा बजती रहती है। किसी भी नाटक में, कहीं पर भी, कोई भी अभिनय करते ताली बजने लगती है। ताली कोई क्राइटेरिया नहीं है आपकी अच्छाई और बुराई का। ताली तो लाइट फेड आउट होता है, लाइट बंद होती है, लोग ताली बजाने लगते हैं। आपके हॉल में 4 परिचित बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे वो ताली बजाने लगे तो आम पब्लिक सोचती है कि इस पे शायद ताली बजाना होता है, वो भी ताली बजा देंगे। ताली दिमाग को डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। अब आप एक्टिंग कर रहे हैं, ताली बजने लगा, हूट भी कर रहा है कोई आदमी, ताली बजा के हमको भगा रहा है, हम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पिले हुए हैं उसी के अंदर। नहीं, ताली नहीं कोई। सबसे पहले स्टेज पर जब जा करके एक्टिंग किए थे, उसके बाद जब पुरस्कार मिले, उसके बाद जब प्ले किए, बड़ी बुआ जी किए एक नाटक, इतने लोग पागल हो गए, वो तो एक कोने से दूसरे कोने तक खबर पहुंच गई और रोज हाउसफुल शो होता था। बहुत तालियां मिली, बहुत गालियां मिली, बहुत सम्मान मिला। हमने सबको सहेज करके रख लिया और फिर धीरे 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 उनका टेस्ट ले रहे हैं। कालांतर में जो इतनी तारीफें मिली है, उनको सहेज के रखा हूं। जो बुराई मिली है उन्हें डिलीट कर दिया हूं और अच्छाई को अक्सर पढ़ता हूं कि ये हमसे अच्छा हो गया था, अब ये अच्छा हो गया हमसे, तो हमको इसको बरकरार रखना है। सर यही तो एक असली कलाकार की पहचान है, हर चीज़ों में वो अच्छी चीज़ें खोज ही लेते हैं। सुंदरता से हमको मतलब नहीं है, सुंदरता की आयु है, अच्छाई की आयु नहीं है। मुझे सुंदर चीज आकर्षित नहीं करती, अच्छी चीज आकर्षित करती है। कुछ होना चाहिए, कुछ सेंस होना चाहिए इसके अंदर। अगर वो अच्छा है तो मुझसे उठा लेंगे, सुंदर है तो नहीं उठाते। सुंदरता कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा, उम्र ढल जाएगी। अच्छा तो हमेशा अच्छा रहेगा। सर एक शब्द जो आपको परिभाषित करे। ये बहुत खतरनाक है, हमको क्या परिभाषित करेगा एक शब्द? ये तो देखने वाले की निगाह के ऊपर है कि वो किस तरह से देख के सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है कि आदमी कैसा होना चाहिए। सर खाली समय में आप क्या पसंद करते हैं, संगीत या मौन? अब तो देखिए, संगीत वंगीत यार तो छूट छाट गया है, तो अब जब खाली हो जाते हैं तो कहीं टहलने घूमने निकल जाते हैं। अब वो टहलने घूमने के लिए मॉल भी हो सकता है, दुकानें भी हो सकती हैं, बाजार भी हो सकता है। कुछ ऐसे ही फालतू गाड़ी में बैठ करके 2-4 राउंड लगा लिए, लगा करके वापस चले आए घर। पूरी सुबह के बाद शाम हो जाती है तो शरीर थक जाता है, तो कोई अच्छा प्ले होता है तो प्ले देखते हैं बैठ करके। कहीं नाटक हो रहा है शहर में है तो पता कर लेते हैं कि आज कौन सा प्ले हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। बेशक 4 बार क्या देखा हो, अगर वही नाटक फिर से हो रहा है, कोई और दूसरा प्ले नहीं है, हमको मन है, खाली है, तो हम वहाँ चले जाएंगे, जा करके उसको प्ले को देखेंगे। सर आपके लिए सफलता, सम्मान या संतोष? संतोष। हम अगर संतुष्ट नहीं है, रुष्ट हैं खाली सबसे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमको उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन के अंदर संतोष लाएं। जो हमको मिला है, जो हम कर रहे हैं, जो हम कर चुके या जो हम करेंगे, इन सब से ऊपर कुछ नहीं है। और अगर है तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरा गुरु नहीं चाहता कि इतना काम करो। सर मेरा प्रश्न यह है कि आपने बहुत सारी मूवियों में भी और कलाकारों के साथ काम किया है, तो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे क्या अंतर आता है? बहुत अंतर आता है। कैमरे के पीछे आप उतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन टेक्निकली आपको बहुत साउंड होना है। कैमरे के आगे जब आप खड़े हैं तो टेक्निकली आप साउंड नहीं है, लेकिन अभिनय के रूप में जिस कलाकार का किरदार आप निभा रहे हैं, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आप शुरुआत का काम कर रहे हैं या बीच का कोई पोर्शन कर रहे हैं, तो अभी 2-3 महीने पहले आपने इसका आधा भाग किया था, वो करेक्टर 3 महीने के बाद आज आप आकर के फिर से एक्ट कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। उससे इसको कनेक्शन जोड़ना है, उसकी कंटिन्यूटी दिमाग में रखनी है कि उस समय क्या आप किस रूप में थे, किस मुद्रा में थे, उस पर एक्टर में घुसे थे। और यहाँ पर अब आप जब दूसरी बार आकर के उसको कर रहे हैं तो आपको सतर्क होना पड़ता है
क्योंकि कैमरे के पीछे जो आदमी है उसको कोई नहीं देख रहा है। कैमरे के आगे जब आप है तो आपको सब देख रहा है। तो जब आपको इतना देखा जाएगा और आप सही ढंग से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। फिर आपको कोई देखेगा नहीं, आप देखने लायक नहीं रहेंगे। इससे ज़रूरी है कि एकाग्रता चिंतन के साथ जो करेक्टर आप कर रहे हैं कैमरे के सामने आने के बाद उस करेक्टर को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से आप प्रस्तुत करो, सफलता मिलेगी आपको। और अच्छे से करना चाहिए उस भूमिका को। सर, कोई एक डायलॉग जो आपकी मूवी से हो या आपको याद हो, जो आपको पसंद हो या आप बोलना चाह रहे हो? अभी तक इतनी देर से बैठ करके हम यहाँ डायलॉग ही बोल रहे थे और तुम्हें हमारी बातें डायलॉग नहीं नजर आई। ये अजीब चीज़ है। तुम चाहते हो कि कुछ और अलग सा चीज़ बोले जो दुनिया के अंदर न बोला जाता हो। ऐसी कोई चीज़ मुझे पता ही नहीं है जो दुनिया के अंदर न बोली जाती हो। आदमी आदमी की तरह बोलता है, चिड़िया की आवाज़ में नहीं बात करता। अगर चिड़िया की आवाज़ निकालेगा तो उसको दूसरा आदमी समझेगा नहीं, क्योंकि दूसरे आदमी को चिड़िया की बात पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ दे दें। कहना न होगा और न कहा जाए तो कहा जाएगा हमने कहा नहीं। हम कहें न कहें, कहने वाले ये कहेंगे कि हमने किए हैं वो काम जो कभी कहे ही नहीं। हम करते ही वो काम हैं जो कभी कहते नहीं हैं, और जब भी हम कहते हैं वो काम करते ही नहीं है। ये फितरत है हमारी, ये आदत है हमारी, जो शुमार है हमारी आदतों में। सोचने वाले सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं। सोचे न सोचे, सोचने वाले तो सोचेंगे कि वो सोचा बहुत था, पर हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम करते वही हैं जो कभी कहते नहीं है। और जो किया गया है बिना कहे वो कभी सोचा ही नहीं गया है। सोचे वो लोग जिन्हें सोच के करना है, हम तो बिना सोचे करते हैं, बिना कहे करते हैं, इसलिए सोचते ही नहीं है। अलग हैं, अलबेले हैं, छबीले हैं, रंगीले हैं, लेकिन अपने मस्त मौला जीवन के अकेले हैं। दूसरा कोई साचा ही नहीं बना, और बना भी होगा शायद तो मुझे मालूम नहीं, इस दुनिया के अंदर कहीं है। मैं तो अकेला हूं और अकेले ही रहना चाहता हूं। अकेले रहने में जिंदगी का जो मजा है वो अकेले होने में नहीं है। दो हो जाएंगे, शेयर हो जाएगी, हर चीजें बढ़ जाएंगी। बांटना हमको अच्छा लगता है, लेकिन बांट देना अच्छा नहीं लगता। बहुत मुश्किल से चीजों को सहेजा है हमने, और सहेज करके उनका पहाड़ बनाया है। वो चाहे विचार हो, चाहे शब्द हो, चाहे मेरी अच्छी बुरी आदतें हों, इकट्ठा किया है मैंने उन्हें और अपने पास ही समेट के रखा हूं। अब डर लगता है कि कहीं कोई बंटवारा न कर ले, और अगर उस बंटवारे में खराब चीजें उसके हिस्से में चली गई और अच्छी मेरे ही पास रह गई तो वो खराब हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और अगर कहीं सब अच्छी चीजें ही चली गई तो खराब मेरे पास, मैं खराब हो जाऊंगा। इसलिए न कहो, न सोचो, करो। कहने, सोचने और करने में बहुत अंतर है। करने वाला व्यक्ति हमेशा करता है और आगे बढ़ता है। सोचने वाला व्यक्ति उम्र से बूढ़ा हो जाता है, और कहने वाला आदमी कथावाचक बन जाता है, वो सिर्फ कहता रहता है। लेकिन करने वाले हमेशा स्थापित होते हैं, उनकी मान्यता होती है। इसलिए तुम भी करो। सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड इंसाइट विद अस। मंच पे गिरने वाला पर्दा अंत नहीं होता, बल्कि वहीं से असली जीवन की शुरुआत होती है। आज के इस एपिसोड में ना सिर्फ हमने सुना, बल्कि सीखा और महसूस भी किया। With this note, I would like to end up today's episode. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe and share Rubru by Seth Hamar Jaipura School, Babatpur. This is Vibhav signing off. Keep learning, keep growing. Jai Hind.